सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन के सरवानी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 2016 के क्वेश्चन पेपर को। साथियों, इससे पहले मैं 2016 के ही मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा चुका हूं। वो दूसरी बार एग्जाम हुआ था, ये पहली बार हुआ था। तो 2016 में 2 बार एग्जाम हुआ था, तो उसी का ये पहला सेट है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 नंबर वाले टोटल 11 क्वेश्चन हैं, आज उनको हल कर लेंगे। फिर अगली वीडियो में हम 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में मज़ा तो आएगा ही। ठीक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है। और सीटेट की भी जिसने डाला है तो सीटेट का भी तैयारी करते रहिए। पहले तो आप डीएलएड पे ध्यान दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद सीटेट वाला तो हो ही जाएगा। चलिए करते हैं सॉल्व। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन 1 दिया है केवल 15, ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन दिया है क्या, केवल 17, तीसरा ऑप्शन दिया है 15 एवं 14, चौथा ऑप्शन क्या दिया है 17 एवं 18। देखिए साथियों, क्या कह रहा है कि 16 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, जस्ट उसके पहले आने वाली संख्या। तो 16 से पहले क्या आता है, 15 आता है ना, तो बस जस्ट उसके 15 आने वाली संख्या, जस्ट उसके पहले आने वाली संख्या, न कि उससे पहले आने वाली सभी संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ये एक संख्याएं दी हुई हैं। अगर कोई कहे कि 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3 होगी। ठीक है, न कि 2 1 ये सब नहीं, जो उससे जस्ट पहले आती है। तो 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है ना, इसलिए 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3 होगी। इसी तरह 16 की पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है, तो 16 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, केवल 15। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि x + 2 = -7 में x का मान है। ठीक है, इस समीकरण में x का मान पूछ रहा है। चलिए, और ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है -5, तीसरा ऑप्शन दिया है 9, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, -9। क्या दिया है समीकरण, x + 2 = -7 में x का मान क्या है। तो चलिए निकाल लेते हैं। क्या दिया है समीकरण, x + 2 = -7। तो x इधर रह जाएगा, संख्या की तरफ जाएगी, तो -7 इधर है, और 2 भी इस साइड आ जाएगा। जब 2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि +2 है, इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। तो x बराबर -7 - 2 कितना आएगा, -9, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, a + b + c माइनस a + b - c को सरल करने पर प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है 2a + 2b, दूसरा ऑप्शन दिया है 2c, तीसरा ऑप्शन है a + b, और चौथा ऑप्शन दिया है हमें 2c - b। क्या कह रहा है कि a + b + c, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस लगा के a + b - c को सरल करने पर क्या प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चलिए हल कर लेते हैं। क्या दिया है, a + b + c, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a + b - c। चलिए तोड़ लेते हैं, a + b + c, ये तो ऐसे ही टूट जाएगा। इधर माइनस लगा है तो -a, फिर -b, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो +c। जो कट रहा है इसको काट दीजिए, -a से +a इधर कट गया, फिर +b से -b इधर कट गया, क्या बचा, c और c, मतलब 2c हो गए ना, तो 2c बचा। 2c कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2, ये सही है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही है, 2c। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
4 पे। देखिए क्वेश्चंस जितने छोटे हैं मैं उतना ही कम टाइम लूँगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि केवल हमको हल कराना है, मुझे सब कुछ समझाना भी है। जिसमें जितना समझाने लायक होता है मैं उतना आपको समझा देता हूँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 45 भागा 5 + 4 का मान क्या है। चलिए इसे करते हैं। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 13, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 और चौथा ऑप्शन क्या दिया है 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 भागा 5 + 4 का मान क्या है। तो चलिए हल कर लेते हैं। क्या है 45 भागा 5 + 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, क्योंकि बॉड मास क्या कहता है, देखिए बॉड मास को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। बॉड मास में डिवीजन पहले आता है और एडिशन बाद में, यानी कि पहले भाग किया जाता है और उसके बाद जोड़ किया जाता है। तो इसमें भाग है तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। चलिए करते हैं। 5 9 45 में 5 का भाग देना है ना, तो 5 9 45, तो 9 आया, 9 + 4, 9 4 कितना होगा 13। 13 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये वाला सही है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे फंसते हो, अगर आपने बॉड मास का नियम का उपयोग नहीं किया। बॉड मास फिर से एक बार समझा देता हूँ। बी से होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक, क्या होता है कोष्ठक। ओ से होता है ऑफ माने क्या होता है का। डी से होता है डिवीजन का मतलब होता है भाग। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, और गुणा के बाद आता है एडिशन यानी कि जोड़, और सबसे लास्ट में किया जाता है घटाना। अब देखिए अगर कोई ऐसे सीधे कर देगा, कोई अगर नहीं समझेगा तो कोई क्या करेगा। अगर कोई, देखिए आंसर सही हमारा क्या है 13 है, लेकिन अगर कोई बॉड मास का नियम नहीं लगाएगा, अब मान लीजिए किसी ने ऐसे कर दिया 45 भागा 5 + 4, कोई पहुंचा ऐसे किया 45 भागा 5 4 9, तो 9 × 5 = 45, आंसर कितना दे देगा 5, यानी पहले ऑप्शन पे लगा के चला आएगा और उसका सवाल हो जाएगा गलत। बाद में कहेगा सर अरे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा बॉड मास के नियम का यूज़ करिए। बॉड मास में पहले ब्रैकेट तोड़ो, फिर ऑफ रहेगा तो ऑफ तोड़ो, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इसमें भाग था पहले, तो पहले हमने भाग किया, 5 9 45, तो 9 आया + 4, फिर उसके बाद जोड़ के ये है तो 9 4 13, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो बॉड मास कभी मत भूलना, ऐसे ही फंसाता है छोटे से क्वेश्चन में, आप लोग गलत करके चले आते हो और अपना 1 नंबर गंवा देते हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, देखो कि b² - a² का मान क्या है। क्या कह रहा है b² - a² का मान क्या है। चलिए ऑप्शन दिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 3b + a और दूसरे ब्रैकेट में b - a। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है b + a और b - a। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या दिया है b² - a और b² + a। चलिए अगला ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन यहीं पे लिख देते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है b - a² और दूसरे ब्रैकेट में b + a²। चलिए ये क्या दिया है कि b² - a² का मान क्या है, और 4 ऑप्शन उसके दिए हैं। तो अगर मैं यही कहूँ b² - a², देखिए क्या है b² - a², ये कहीं आपको देखा नहीं लग रहा है। अरे भाई a² - b² अगर यही होता है तो a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ये होता है ना। याद आया कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। और वही चीज़ इसमें जस्ट उल्टा किया है कि आप लोगों को थोड़ा सा तो कंफ्यूज किया जाए। तो जहाँ b है वहाँ a है, यानी कि b² - a² का मतलब क्या होगा b + a और दूसरे ब्रैकेट में b - a, यही होगा, ठीक है। समझ में आया। और ये कौन सा ऑप्शन है b + a और दूसरे ब्रैकेट में b - a, बस यही पलट दिया है। आप ध्यान से देखो, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b², उसी को इसने पलट दिया है b² - a²। b को पहले किया है, a को बाद में, इसीलिए b को हमने पहले किया b + a, दूसरे ब्रैकेट में b - a, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए तो
तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब भी जाओ एकदम काम माइंडेड, एकदम सोच के एकदम स्थिरता के साथ करिए। बड़ा छोटा सा है और आप लोग अगर मुझसे क्लासेस किए होंगे तो आपको तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संख्याओं 24, 30 और 36 का लस ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, 24, 30 और 36 का लस ज्ञात करिए। तो चलिए करते हैं, इस पे लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और इसको लस निकालेंगे। चलिए लस निकाल देते हैं। लस हम कैसे निकालते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, 24, 30 और 36 का लस ऐसे निकाल दो सीधे से। सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं अगर कट रहा है तो चलिए 2 से काटते हैं, कटेगा क्योंकि 2 बार हमें 24 12 आया है। इधर 30 को काटेंगे तो क्या आएगा 15, 2 1 के 2, 2 5 10। 36 को काटेंगे तो क्या आएगा 18 दूना 36, 18 आएगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 6 12, 15 कटेगा नहीं तो ऐसे ही उतार लेते हैं, 2 9 18। फिर 2 से काटते हैं, 2 3 6, फिर इधर 15 था, इधर 9 था। फिर 3 से काटते हैं, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 3 9। फिर 3 से काटते हैं 1 5 और 1। फिर 5 से काटते हैं 1 1 1। ठीक है, क्या आया हमारा, ल स बराबर, ऐसे लिखिए ल स बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। क्या आया, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 तिया 72, 72 पंजे, यहाँ गुणा कर लीजिए आप, 72 पंजे, 5 दूना 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 7 35 1 36, 360। कितना आया, 360। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, तो संख्याओं 24 30 36 का लस ज्ञात करिए। तो सीधे सीधे आपको लस निकालना है, लस आया हमारा 360। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उससे पहले लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अरे यार नए क्या कहें, पुराने लोग हैं इसमें। देखिए मेरे चैनल में एनालिटिक्स में बताता है कि 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है लेकिन वो वीडियोस देखते हैं। तो प्रभु सब्सक्राइब कर दो ना, जो भी मैं वीडियोस डालूंगा वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आपका भी भला, मेरा भी भला, सबका भला। ठीक है, तो कर दो सब्सक्राइब। चलो खैर आप लोग देखते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। चलिए देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 6xy का 2/3x² से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं, या फिर चलिए सीधे पहले क्वेश्चन लिख भी देते हैं। क्या है, 6xy का 2/3x² से गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। मेरी हैंड राइटिंग में मत जाइए, ठीक है, क्योंकि हैंड राइटिंग इतनी नहीं बनती है मेरी। चलिए क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है कि 6xy का, चलिए इसको लिखने से कोई मतलब नहीं, 6xy का 2/3x² से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं गुणा। तो 6xy गुणा 2/3x², सीधे यही करते हैं। ठीक है, तो 6xy गुणा 2/3x², तो कर दीजिए गुणा। 6 दूना 12, x 1 यहाँ था 2 यहाँ था, तो टोटल कितने x हो गए 3, तो x³। ठीक है, और y बटा 3, तो 3 1 के 3, 3 चौका 12, कितना हो गया 4x³ y बटा 1, बटा 1 का मतलब कुछ होता नहीं, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 4x³ y, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा था। देखिए एक लाइन का है, 6xy का 2/3x² से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमने कर दिया गुणा, 6xy में 2/3x² का गुणा कर दिया। तो क्या आया 6 दूनी 12, 12 x 1 यहाँ था 2 यहाँ, तो टोटल कितने x हो गए 3, तो x³, और y जैसे था वैसे y लिख दिया, बटा में 3 तो बटा में 3 लिख दिया। तो 3 1 के 3, 3 चौका 12, तो आया क्या 4x³ y बटा 1, बटा 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 से भाग दे देंगे वही आएगा 4x³ y, यही हमारा हुआ आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे,
8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा, क्या कह रहा है, चलिए वो ऊपर लिख देंगे हम। एक वर्ग की भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ऐसे पहले लिखिए सॉल्यूशन दिया है, जो दिया है पहले उसे लिख लीजिए। दिया है वर्ग की एक भुजा बराबर, वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है, 2.5 सेमी, ठीक है। तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है ना, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा हमारा कितना दिया है, 2.5 उसी का वर्ग कर दो। इसका मतलब क्या होता है, 2.5 गुणे 2.5, वर्ग का मतलब यही तो होता है ना कि 2.5 का वर्ग का मतलब होगा 2.5 गुणे 2.5। तो चलिए कर दीजिए गुणा। तो 25 में 25 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 625 आता है ना बेटा, 625 आता है। आप गुणा करके देख लीजिए, मुझे तो पता है। एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ पे, यानी कि टोटल 2 अंक के बाद दशमलव है। तो 1 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, क्या आया, 6.25 वर्ग सेमी, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन थे मतलब, लेकिन अब इतने सरल क्वेश्चन नहीं आते, आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके चक्कर में मत पड़ना, पहले बहुत इजी आता था, अभी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है। देखिए क्या है कि एक वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या जो दिया था उसको हमने पहले लिख लिया। दिया क्या था कि वर्ग की एक भुजा बराबर 2.5 सेंटीमीटर, तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र हम जानते ही है ना कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितनी दी हुई थी, 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर कर दिया, 2.5 का स्क्वायर किया तो इसका हो गया 2.5 गुणे 2.5 और दोनों का गुणा किया तो आया 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 दिया है कि ABC तथा MNP दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं। चलिए, यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 50 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री तथा भुजा AB बराबर 3 सेंटीमीटर हो तथा त्रिभुज MNP में कोण N 60 डिग्री एवं भुजा MN 3 सेंटीमीटर, तो कोण P का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे में सब हो जाएगा खिचड़ी, लेकिन पहले आप ऐसे करिए, नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर 9, और क्या कह रहा है कि दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं। कौन कौन से, पहला त्रिभुज है ABC, तो पहले बना लो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे डाल दो सॉल्यूशन, क्वेश्चन आ गया होगा आपका ऊपर। तो दो त्रिभुज हैं, चलो भाई दो त्रिभुज बना लेते हैं। पहला कौन सा त्रिभुज है, AB और C। पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, MNP। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, MN और P। तो दो त्रिभुज बन गए। चलो उसके बाद क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 50 डिग्री। कोण A कौन सा है, ये है ना, तो ये कितना दिया है, 50 डिग्री। चलो 50 डिग्री का ये हो गया। उसके बाद कोण B 60 डिग्री, तो ये क्या है, कोण B है, इसको कितना किए हैं, 60 डिग्री। चलो फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि भुजा AB बराबर 3 सेंटीमीटर। AB जो है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, हो तथा त्रिभुज MNP में कोण N बराबर 60 डिग्री। जो त्रिभुज ये MNP है उसमें कोण N बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। चूंकि देखिए सर्वांगसम, इसलिए संगत कोण या फिर संगत भुजाएं होंगी, सब कुछ बराबर होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो क्या दिया है कि कोण N बराबर 60 डिग्री एवं भुजा MN जो है वो 3 सेंटी है। ये जो भुजा MN है वो कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तब कोण P का मान बताइए। ये जो कोण P है इसी का मान बताना है। देखिए क्या कह रहा है कि ये जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज जो है MNP दोनों सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम मतलब कि सभी अंग समान है। और सर्वांग समता में मैंने क्या बताया था परिभाषा में, कि जब दो आकृतियों की या फिर त्रिभुजों में अगर बात करें, तो जब दो त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं सभी बराबर होती हैं, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। यानी कि जो इनका नाप होगा, लंबाई चौड़ाई, वो भी बराबर होगा और जो भी आंतरिक कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो देखिए अब हम जानते हैं, अब इसको लेकिन हल करने के लिए थोड़ा सा एक नंबर में दिया तो थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो ऐसे लिख दीजिए कि चूंकि हम
जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं ऐसा ना मत लिखिए, आप सीधे लिखिए कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एम एन पी के, चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एम एन पी के, इसलिए कोण ए बराबर कोण एम। ये तो आप जानते हैं ना। देखिए भैया कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एम एन पी के, तो क्वेश्चन ही कह रहा है ना कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एम एन पी के, इसलिए कोण ए जो है वो कोण एम के बराबर होगा। ये तो आप जानते हैं ना। देखिए कोण बी के बराबर कोण एन होगा, कोण सी के बराबर कोण पी होगा, कोण ए के बराबर कोण एम होगा। ये तो यही तो होता है ना सर्वांग समता, तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। तो कोण ए जो होगा वो कोण एम के बराबर होगा। अब चूंकि कोण कितना दिया है 50 डिग्री, कितना दिया है 50 डिग्री बराबर कोण एम, ये तो हमारा आ गया कोण एम, यानी कि कोण एम कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। अब हम जानते हैं कि ऐसे लिखिए, अब ये लिखिए भाषा या फिर मत लिखिए। अब हम जानते हैं कि कोण m प्लस कोण n प्लस कोण p बराबर 180 डिग्री। अरे भाई किसी भी त्रिभुज के अंदर के कोणों का जो मान होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर ही होता है ना भाई। जब तीनों को जोड़ेंगे कोण m n p, तो कोण m कोण n कोण p बराबर 180 होगा ना, कोई भी त्रिभुज हो। और दो चीज़ों का मान हमें मालूम है, कोण m और कोण n मालूम है। तो कोण m कितना निकाला हमने 50 डिग्री, प्लस कोण n कितना निकाला 60 डिग्री, प्लस कोण p कितना है नहीं मालूम, तो कोण p बराबर 180 अंश। अब चलिए पक्षांतर कर देते हैं, तो कोण p बराबर 180 माइनस ये 50 और ये माइनस 60, तो कोण p बराबर कितना आ जाएगा 180 में से 50 और 60 गया तो 6 5 11 110 निकल गया, तो कितना बचा यहाँ पे 70 डिग्री। कितना बचा 70 डिग्री। तो कोण p बराबर 70 डिग्री, यही हुआ हमारा आंसर। और यही ज्ञात करने के लिए कह रहा था कि कोण p का मान क्या है, तो कोण p बराबर 70 डिग्री, या फिर ऐसे लिख दीजिए अतः कोण p बराबर 70 डिग्री, यही हुआ हमारा आंसर। ये लिखना हो तो लिखिए, वरना एक नंबर का इतना ही बहुत कुछ हो गया इसके लिए। ठीक है, फिर से समझिए कि क्वेश्चन दिया था और कह रहा था कि दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है MNP। और क्या कह रहा था कि इसमें ये जो भी मान दिया है सब दिया था, और कह रहा था कि कोण P का मान निकालिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज MNP के। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है, इसलिए जो कोण A होगा वो कोण M के बराबर होगा। तो कोण A बराबर कोण M, तो कोण A कितना दिया था 50 दिया था बराबर कोण M, तो कोण M ऐसे लिख दिया। तो जब इसके जगह पे 50 लिख दिया, यानी कि कोण M हमारा कितना आ गया 50 डिग्री। फिर हमने दिमाग लगाया कि देखो दो कोण हमको मालूम हो गए, तीसरा पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि टोटल कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में 2 दिया है और उसी को घटा देंगे तो जो आएगा वही मान हमारा हो जाएगा, ये तो हम जानते ही हैं। तो 2 दिया था तो हमने लिख लिया कोण M प्लस कोण N प्लस कोण P बराबर 180 अंश। कोण M हो गया 50, कोण N हो गया 60 और कोण P बराबर 180, तो कोण P इधर कर दिए, पक्षांतर किए तो 180 में से 50 60 घट गया, बचा कितना 70। अरे आप ही बताइए कि 50 60 110 अंश का यही हो गया, 180 टोटल होता है तो बचा कितना 70 डिग्री, तो वही हो गया। तो हम ऐसे ओरल बता दिए, लेकिन कॉपी में कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो ये लिख देना, तो यही आ गया 70 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आप ये मत सोचना कि सर बहुत लंबा टाइम लेते हैं सर, आप ये सब मत सोचना, मैं समझाने में समय लेता हूँ। ठीक है बेटा, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई ऐसे सॉल्यूशन कहीं भी लिख लिया करिए। हाँ, एक विषम संख्या कितना है 2x + 1 है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए कि अगर कोई भी संख्या है, चलिए कोई भी विषम की बात कर रहे हैं तो चलिए विषम ही लेते हैं, मान लेते हैं एक विषम संख्या 3 है और अगली क्रमागत विषम संख्या पूछे तो अगली विषम संख्या क्या होगी 5 होगी। देखिए ये मान लीजिए संख्या रेखा बना लेते हैं, ऐसे संख्याएं लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर विषम संख्या की बात करेगा
और कहेगा कि अगली क्रम आगत मतलब क्रम से आने वाली अगली विषम संख्या कौन सी है। तो अगर 3 के क्रमागत विषम संख्या पूछे तो 3 की क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, 5 होगी ना, क्योंकि 3 के बाद जो 4 है वो तो सम है, अगली संख्या 5 ही विषम होगी, यानी कि 3 में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दें तभी तो आएगी ना अगली क्रमागत संख्या। उसी तरह अगर कोई पूछे कि 5 की क्रमागत विषम संख्या क्या है तो आप क्या बताओगे, 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 6 क्या है, सम संख्या है, इसलिए हम आएंगे 7 पे। 5 की जो क्रमागत विषम संख्या है वो 7 है, क्यों, 6 जो है वो तो सम है, अगली संख्या यही तो है ना, 7 ही तो है, यानी कि 5 में भी अगर 2 जोड़ दें तो अगली क्रमागत विषम संख्या आ जाएगी। और वही इसमें भी पूछ रहा है कि एक जो है विषम संख्या 2x + 1 है और उसकी क्रमागत विषम संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 को जोड़ देंगे। समझ में आया, ठीक है। तो चलिए, तो दिया हुआ है कि एक विषम संख्या, या फिर ऐसे लिखो दिया है लिख दो चाहे मत लिखो, दिया है एक विषम संख्या बराबर 2x + 1, तो दूसरी या फिर तो अगली क्रमागत विषम संख्या बराबर क्या होगा, 2x + 1 और प्लस 2, जो संख्या है उसी में 2 जोड़ देंगे। अब ये कुछ भी x y दिया रहा है हमसे उससे मतलब नहीं है, मैंने यहाँ समझा दिया कि जैसे 1 2 3 4 5 है, उसमें अगर 3 की क्रमागत विषम संख्या पूछे तो उसके देखिए क्रमागत माने क्रम से आने वाली, तो 3 के आगे आता है 4, लेकिन वो क्या है, सम है, और उसके आगे जो आता है 5 वो विषम है, यानी कि हमेशा अगर 2 जोड़ देंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएंगे, यानी कि क्रमागत अगर विषम या क्रमागत सम संख्या हमें जानना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये संख्या दी हुई थी, इसका क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा था तो इसमें हमने 2 जोड़ दिया। तो चलिए करते हैं, 2x + 1 + 2 यानी कि 2x + 3, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद अगली वाली वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको, 2 नंबर वाले क्वेश्चन। देखिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए 2 पार्ट में मैं बनाता हूँ। चलिए क्या कह रहा है कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, यदि श्याम की आयु 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष होगी तो राम की वर्तमान आयु या वर्तमान उम्र बताइए। तो चलिए जो जो दिया है पहले दिया हुआ छोड़िए, ऐसे मान लीजिए सीधे से, ऐसे लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। मानिए कि माना श्याम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना श्याम की वर्तमान आयु बराबर क्या है, x वर्ष। तब राम की वर्तमान आयु बराबर क्या होगा, तब राम की वर्तमान आयु बराबर क्या होगा, x धन 5 वर्ष, x + 5 वर्ष होगी ना भाई। देखो क्या कह रहा है कि जो राम की उम्र है वो श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि जो श्याम की उम्र अगर मैंने माना x वर्ष, तो जो राम की उम्र होगी वो 5 वर्ष अधिक है, यानी कि x + 5 वर्ष। सही किया ना, जैसे प्रश्न ने कहा वैसा ही हमने कर दिया। अब क्या कह रहा है, यदि श्याम की उम्र 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष होगी तो राम की वर्तमान आयु बताइए। चलिए लिखते हैं, 2 वर्ष पश्चात श्याम की आयु बराबर क्या होगी, 2 वर्ष पश्चात श्याम की आयु बराबर क्या हो जाएगी, x + 2। अरे अगर आज के समय आयु उसकी x है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 2 वर्ष, यही तो होगी ना, x + 2 वर्ष, चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए। ठीक है, तो x + 2 होगी। अब देख लीजिए x + 2 होगी। अब उसके बाद लिखिए प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए 2 वर्ष पश्चात श्याम की आयु बराबर x + 2 ये होगी ना, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि जो 2 वर्ष पश्चात श्याम की आयु होगी वो 30 वर्ष के बराबर होगी। वो देखिए 30 वर्ष होगी, यही कह रहा है ना कि जो 2 वर्ष बाद या फिर 2 वर्ष पश्चात श्याम की आयु
30 वर्ष होगी। तो हम लिख लेते हैं 2 वर्ष बाद हमने श्याम की आयु कितनी लिखी है, x+2। और प्रश्न क्या कह रहा है कि x+2 जो होगा वो 30 के बराबर होगा। 2 वर्ष बाद श्याम की आयु 30 साल हो जाएगी। तो चलिए x+2 बराबर 30, यहाँ से निकालते हैं x का मान। तो x बराबर 30 और 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28 वर्ष। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, 28 वर्ष। तब राम की वर्तमान आयु बताइए। तो x बराबर जब हमको 28 मिल गया और राम की वर्तमान आयु क्या है, x + 5 यानी कि 28 + 5, ऐसे लिखिए। तब या फिर अतः राम की वर्तमान आयु बराबर x + 5 यानी कि x की जगह पर क्या रखेंगे, 28 + 5 बराबर 33 वर्ष। समझ में आया क्वेश्चन? क्या देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, उसके बाद यदि श्याम की उम्र 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष होगी तो राम की वर्तमान उम्र बताइए। तो हमने वही किया कि माना श्याम की उम्र बराबर या फिर श्याम की वर्तमान उम्र बराबर क्या है, x वर्ष। तब राम की वर्तमान आयु क्या होगी, x + 5 वर्ष। प्रश्न तो यही कह रहा था भाई कि जो राम की उम्र है वो श्याम की उम्र से 5 साल ज़्यादा है। तो हमने कर दिया कि श्याम की माना x तो राम की मान लिया x + 5। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद तो हमने किया कि 2 वर्ष बाद श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। अगर आज x है तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। अब उसमें लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है कि 2 वर्ष बाद जो है वो श्याम की उम्र जो है वो 30 साल हो जाएगी, यानी कि जो x + 2 होगा वो 30 के बराबर हो जाएगा, 30 साल के बराबर हो जाएगा। तो जैसा प्रश्न ने कहा कि 2 वर्ष बाद यानी कि x + 2 जो होगा वो 30 के बराबर हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। तो हमने x + 2 बराबर 30 रख दिया। तो x + 2 बराबर जब 30 रखा तो x बराबर 2 इधर आ गया, तो 2 इधर आया माइनस में, यानी कि 30 - 2, 30 - 2 कितना होता है, 28 वर्ष। यानी कि जो श्याम की वर्तमान आयु है वो कितनी आ गई, 28 वर्ष। अतः राम की वर्तमान आयु बराबर क्या होगा, x + 5 यानी कि 28 + 5, 28 + 5 कितना होता है, 33 वर्ष। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस हो गए हैं और मैंने आपको बता रखा है, लेकिन आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं भाई साहब, कितना बिजी हो गए हैं, एग्जाम है, कुछ तो ध्यान रखो भाई। चलो मैंने अपना हैंडल बताना था, बता देते हैं। कौन सा, एक इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का है PAWANKESARWANI 910, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी पवन केसरवानी 910। और KESARWANI 910, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी पवन केसरवानी 910। और टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है मेरा, टेलीग्राम है पोडियम क्लासेस। क्या है, पोडियम क्लासेस। ठीक है, पोडियम क्लासेस। आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज आपकी होंगी आप पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछिए यूट्यूब के, चाहे इंस्टाग्राम पे आप पूछ लीजिए। टेलीग्राम पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगर मुझे कभी भविष्य में PDF वीडियो कुछ शेयर करना हुआ तो मैं टेलीग्राम पर ही करूँगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं। तैयारी लगन से करते रहिए, जो भी मुझसे मदद हो सकेगी मैं करूंगा, और जो भी आप लोग अपेक्षा करते हैं आप लोग बताइए, मैं वो मदद करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।